नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केदारनाथ पुनर्निर्माण के कार्यों का जायजा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज कोच्चि में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत। राहुल गांधी संग शाम को करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूपी में वक्फ की संपत्तियों की जांच के आदेश पर भड़के ओवैसी, बोले हिंदू मंचों का भी हो सर्वे। गृहमंत्री अमित शाह को उद्धव ठाकरे ने दी खुली चुनौती, कहा मुंबई आए आसमान दिखा देंगे। कर्नाटक हिजाब मामले में जल्द आ सकता है फैसला, सुनवाई लगभग पूरी। आज याचिकाकर्ता पक्ष को मिलेगी दलील रखने का मौका। खबरें जानने के विस्तार से। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएमओ से केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों का ड्रोन कैमरे की मदद से निरीक्षण करेंगे। इसके लिए उत्तराखंड शासन और जिला प्रशासन स्तर पर तैयारियां पूरी तरह से की जा चुकी हैं और सुबह 10 बजे से पीएम निरीक्षण शुरू कर सकते हैं। बता दें कि केदारनाथ में इन दिनों दूसरे चरण के कार्य चल रहे हैं। इसके तहत कुल 21 कार्य होने हैं, जिसमें 10 काम इसी वर्ष पूरे होने हैं और इन्हीं कार्यों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को पीएमओ से लाइव जायजा लेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और वो पहली बार जब 3 मई 2017 को केदारनाथ पहुंचे थे तो उस समय दौरान उन्होंने केदारनाथ पुनर्निर्माण के लिए 700 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास किया था। ये 3 चरणों में कंप्लीट होने हैं और इनमें से अब दूसरा चरण का काम चल रहा है। बता दें कि तीर्थयात्रियों के घर का निर्माण और आस्था पथ का निर्माण और सुरक्षा दीवार का निर्माण, केदारनाथ मंदिर से पैदल मार्ग और चबूतरे का निर्माण, केदारनाथ मंदिर परिसर का चौड़ीकरण और केदारनाथ से गरुड़ चट्टी तक पैदल मार्ग का निर्माण, सरस्वती नदी पर पुल का निर्माण, मंदाकिनी नदी पर गरुड़ चट्टी जाने के लिए पुल का निर्माण, मंदाकिनी और सरस्वती नदी पर सुरक्षा घाटों का निर्माण और गढ़वाल मंडल विकास निगम के भवनों का निर्माण, ये तमाम निर्माण इसमें शामिल हैं। आपको बता दें हेलीपैड का निर्माण और केदारपुरी के चारों ओर सुरक्षा दीवार का निर्माण। तो प्रधानमंत्री आज इसका जायजा लेने वाले हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत आज भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। यात्रा में शामिल होने के लिए वो मुंबई से सुबह कोच्चि पहुंचेंगे। इसके बाद वो राहुल गांधी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल होंगे। शाम को वो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ शामिल होंगे और कुछ देरी तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चलेगी और साथ ही भारत में भी शामिल होने के बाद वो कुछ दूरी भी तय करेंगे। अशोक गहलोत पिछले 2 दिनों से कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करने के लिए चर्चा में बने हुए थे। बुधवार को अशोक गहलोत सोनिया गांधी से जाकर मिले हैं। माना जा रहा है कि सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात के दौरान अध्यक्ष पद के चुनाव से जुड़े विषयों पर ही मुख्य रूप से चर्चा हुई है। बता दें कि गहलोत बुधवार शाम दिल्ली से मुंबई पहुंचे थे। यहां गहलोत ने बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने का स्पष्ट संकेत दिया था। उन्होंने कहा कि पार्टी आलाकमान उन्हें जो भी जिम्मेदारी सौंपेगा उसे वो पूरी तरह से निभाएंगे। इससे पहले अशोक गहलोत ने दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान ये भी कहा था कि वो कोच्चि जाकर राहुल गांधी को इस बात के लिए मनाने का आखिरी प्रयास करेंगे और वो पार्टी अध्यक्ष का पद संभालेंगे। उनका कहना था कि राहुल गांधी से बातचीत करने के बाद ही वो तय करेंगे कि आगे क्या करना है। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चल रहे रेस में अशोक गहलोत के साथ केरल से पार्टी के सांसद शशि थरूर का नाम भी सामने आया है। उत्तर प्रदेश सरकार मदरसों के बाद अब वक्फ की संपत्तियों की जांच कराने जा रही है। आपको बता दें कि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी सरकार के इस फैसले की आलोचना करते हुए उस पर हमला साधा है। बता दें कि ओवैसी ने यूपी सरकार के इस फैसले पर शिया और सुन्नी बोर्ड की चुप्पी पर भी तंज कसा है। ओवैसी ने यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला बोलते हुए पूछे गए
कि वो केवल वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण क्यों करा रही हैं। सवाल पूछ दिया है उन्होंने। आपको बता दें, उन्हें हिंदू बंदोबस्ती बोर्ड की संपत्तियों की भी जांच करानी चाहिए। उन्होंने मदरसों के सर्वे कराने को सरकार की साजिश का करार दिया। ओवैसी ने यूपी सरकार पर अनुच्छेद 300 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वो मदरसों के सर्वे के वक्त से बोल रहे हैं और ये एक साजिश है और ऐसा करके मुसलमानों को व्यवस्थित तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। बता दें, उन्होंने संपत्तियों की जांच को लेकर शिया और सुन्नी बोर्ड की चुप्पी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि इस समय ये दोनों बोर्ड क्या कर रहे हैं। सीधे तौर पर ये सवाल खड़ा कर दिया दोनों बोर्डों पर। आपको बता दें, ओवैसी ने यूपी सरकार पर अपना हमला जारी रखते हुए कहा कि अगर राज्य सरकार मदरसों का सर्वे कराना चाहती है तो हिंदू मठों का भी सर्वे किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा सबका सर्वे होना चाहिए। तो सीधे तौर पर ओवैसी निशाना साधते हुए नजर आए। कुर्सी जाने के बाद शिवसेना का उद्धव गुट का नए सिरे से खुद को स्थापित करने में जुट गया है। इसी कड़ी में पहली बार उद्धव ठाकरे बीजेपी सरकार पर तलख तेवर में हमलावर होते हुए नजर आए। बता दें कि बुधवार को उद्धव ने एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह पर कहा कि अमित शाह ने मुंबई में आकर कहा था कि अगर शिवसेना और उद्धव ठाकरे को जमीन दिखाना है तो मेरा कहना है कि आने दीजिए, अमित शाह को आसमान दिखाए बिना नहीं रहने देंगे। आपको बता दें, उद्धव ठाकरे ने सीधे तौर पर निशाना साधते हुए बात कही। उद्धव ठाकरे ने अपना आक्रामक रुख जारी रखा और उन्होंने कहा कि अमित शाह को उद्धव ठाकरे की खुली चुनौती है। हिम्मत है तो महीने भर में बीएमसी का चुनाव लेकर दिखाइए। मुंबई का हर समाज हमारे साथ है, गुजराती भी हमारे ही साथ हैं, हिंदुओं में कोई फूट नहीं है। अमित शाह में हिम्मत है तो बीएमसी का चुनाव और विधानसभा चुनाव महीने भर में यहां करा कर दिखाइए। उद्धव ने पीएम नरेंद्र मोदी पर भी हमला साधा। उन्होंने कहा कि 70 साल बाद देश में चीता लाए लेकिन आवाज सुना तो बिल्ली जैसी निकली। बता दें, ये सीधे तौर पर वो निशाना साधते हुए नजर आए। और बता दें कि शिवसेना की खवतमाल से सांसद भावना गवली पर बीजेपी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। बता दें कि उसी सांसद से पीएम ने रखी बधाई। आपको बता दें, कोई और मिला नहीं क्या? सीधे तौर पर ये सवाल भी खड़ा हुआ नजर आए। ठाकरे परिवार और शिवसेना को खत्म करने के लिए सभी साथ आ रहे हैं। मेरा कहना है कि आइए और मुकाबला करिए, हम तैयार हैं। तो अमित शाह को सीधे तौर पर वो चुनौती देते हुए नजर आए। सुप्रीम कोर्ट में पिछले 3 दिनों से कर्नाटक हिजाब मामले पर सुनवाई लगातार चल रही है और बता दें, सुनवाई आज पूरी हो सकती है। बुधवार को कर्नाटक सरकार के अलावा उन कॉलेज शिक्षकों ने भी जिले की जिन्होंने कॉलेज में हिजाब से मना किया था। हिजाब समर्थक याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी बनाया है और आज याचिकाकर्ता पक्ष को सरकार और शिक्षकों की दलील का जवाब देने का मौका मिलेगा। उसके बाद आदेश सुरक्षित रख लिया जाएगा। स्कूल कॉलेज में हिजाब के विरोध में कर्नाटक सरकार ने दलील देते हुए कहा कि कुछ लोगों ने 3 तलाक को भी धर्म का जरूरी हिस्सा कहा था, लेकिन कोर्ट ने उसे नहीं माना। बुधवार को सुनवाई के 9वें दिन कर्नाटक सरकार और उन कॉलेजों शिक्षकों ने जिरह की और
जिन्होंने कॉलेज में हिजाब से मना किया था। राज्य सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग ने नवाडगी ने जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया के बीच के सामने यह पक्ष रखा और उन्होंने कहा कि सार्वजनिक अनुसंधान को मानना सबके लिए जरूरी है। एडवोकेट की तरफ से भी ये तमाम बातें सामने आई। फिलहाल वक्त कुछ एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ब्रेक में आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि दिल्ली में वाटर मीटर रीडिंग में गड़बड़ी को लेकर दिल्ली जल बोर्ड ने अब सख्त रुख अपनाया है। बता दें कि बिलिंग के लिए नियुक्त किए गए प्राइवेट एजेंसी के एक मीटर रीडर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और इस मीटर रीडर के खिलाफ बिलिंग में गड़बड़ी को लेकर शिकायत मिली थी। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने पिछले हफ्ते ही गड़बड़ी करने वाले मीटर रीडर और उनके संबंधित एजेंसियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के दिशा निर्देश जारी किए थे। बता दें कि सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के ये निर्देश भी दिया था कि न्यूनतम मानदेय से कम भुगतान करने वाली एजेंसियों को नोटिस जारी किया जाए और साथ श्रम विभाग को भी पत्र लिखकर ऐसी एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाए। दिल्ली जल बोर्ड के कुल 41 जोन हैं, जिसमें 21 जोन में बिलिंग के लिए प्राइवेट एजेंसियों को नियुक्त किया गया है। पिछले कुछ वक्त से इन प्राइवेट एजेंसियों के मीटर के खिलाफ कई उपभोक्ताओं ने शिकायत की थी और वो पैसे लेकर मीटर रीडिंग कम कराने का प्रलोभन देते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनावों को लेकर पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने किसी का भी पक्ष लेने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के साथ बैठक में सोनिया गांधी ने कहा है कि पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होगा। वो अपनी व्यक्तिगत स्वीकृति किसी को भी नहीं देंगे और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सोनिया गांधी ने कहा कि एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत तब सामने आएगा जब उम्मीदवार तय हो जाएगा और वही जीत जाएगा। सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत को संकेत दिया है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में किसी का पक्ष नहीं लेंगी और प्रतिक्रिया तटस्थ रहेगी। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव की रेस में इस वक्त अशोक गहलोत और शशि थरूर के नाम सबसे आगे चल रहे हैं। बता दें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को कहा कि अगर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उन्हें अध्यक्ष चुनाव में उतरने के लिए कहता है तो वो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि वो राज्य में सीएम बने रहना चाहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने को लेकर अपने पहले सार्वजनिक बयान में गहलोत ने कहा कि वो शीर्ष नेतृत्व में किसी भी निर्देश को ठुकराना नहीं पाएंगे। आपको बता दें अशोक गहलोत ने अब राहुल गांधी से मिलने केरल जा रहे हैं। राजस्थान का सीएम बने रहने पर अशोक गहलोत ने कहा कि पार्टी ने मुझे सब कुछ दिया है। मैं पिछले 40 से 50 सालों से विभिन्न पदों पर रहा हूं और मेरे लिए पद महत्वपूर्ण नहीं है। दिल्ली में कोरोना स्थिति की समीक्षा के लिए दिल्ली आपदा प्रबंधक प्राधिकरण कल गुरुवार 22 सितंबर को बैठक करेगा और इस बैठक में दिल्ली के उपराज्यपाल और डीडीएमए के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उपस्थित रहेंगे। इस बैठक को लेकर एक सीनियर सरकारी अधिकारी ने बताया कि डीडीएमए की बैठक में ये आकलन किया जाएगा कि कोरोना के संक्रमण से निपटने के लिए अस्पतालों में मौजूदा संसाधनों को कम किया जाना चाहिए या उन्हें आगे बनाए रखना जाना चाहिए। बता दें कि सीनियर अधिकारी ने बताया कि इस समय दिल्ली में
कोरोना की जो पॉजिटिविटी और अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या काफी कम है, इसलिए डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों सहित अस्पतालों में मौजूदा संसाधनों को अन्य जरूरतों को पूरा करने में उपयोग किया जा सकता है। दिल्ली में कोरोना की स्थिति की समीक्षा को लेकर होने वाली डीडीएमए की बैठक 4 बजे होगी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार के एक फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। बता दें कि बीजेपी सांसद ने दिल्ली सरकार के बढ़ते प्रदूषण के स्तर को रोकने के लिए सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और उपयोग के प्रतिबंध के खिलाफ कोर्ट का रुख किया है। दिल्ली सरकार के इस फैसले को लेकर बीजेपी सांसद ने कहा है कि जीवन के आधार के बहाने धर्म की स्वतंत्रता को नहीं छीना जा सकता। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से पटाखों की बिक्री, खरीदी और फोड़ने के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी करने की मांग की है। बीजेपी सांसद ने अपने वकील अश्विनी कुमार दुबे की तरफ से दायर एक याचिका में कहा है कि आगामी त्योहारी सीजन के दौरान पटाखों की बिक्री और उपयोग करने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने जैसी कोई कार्रवाई नहीं हो। बता दें कि पिछले साल ही कोर्ट ने साफ कह दिया था कि पटाखों के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, लेकिन जिनमें बेरियम होता है उन पटाखों पर रोक रहेगी। इसके साथ ही कोर्ट ने अधिकारियों को भी चेतावनी दी थी कि उन्हें भी इस दौरान की गई चूक के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। कोर्ट में बीजेपी सांसद ने दायर याचिका में कहा है कि कई राज्य सरकार ने साल 2021 में कोर्ट के विपरीत आदेश पारित किए और पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। कोर्ट के आदेशों के बाद भी लोगों के लिए यह समझना मुश्किल था कि पटाखों की अनुमति दी गई थी या नहीं। सीधे तौर पर मनीष तिवारी की तरफ से तमाम बातें सामने आ रही है। आपको बता दें कि वकील शेखर द्वारा कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि जीवन के आधार के नाम पर धर्म की स्वतंत्रता को नहीं छीना जा सकता। इसके साथ ही याचिका में आरोप लगाया गया है कि कोर्ट साफ आदेश के बाद भी कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने दीपावली मनाने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए। मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के अंतर्गत आने वाली नगरीय निकाय, नगर पालिका और नगर निगम में आगामी 27 सितंबर को निकाय चुनाव संपन्न होने हैं। कुछ नगर पालिका और नगर परिषदों का कार्यकाल बाद में संपन्न हुआ, उनके लिए 27 सितंबर को मतदान कराया जाएगा। इनमें झाबुआ, अलीराजपुर, बुरहानपुर, खरगोन, खंडवा, सिवनी, मंडला, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया, रतलाम, सिंगरौली, बैतूल शामिल हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जोर शोरों से चुनावी सभाएं कर रहे हैं और आज 21 सितंबर बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शहडोल में जाकर जनसभा को संबोधित किया। आपको बता दें, इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो हमने शहडोल को संभाग बनाकर विकास की गति देने की कोशिश की और साथ ही मेडिकल कॉलेज देने का प्रयास भी किया। सीएम शिवराज ने कहा कि कांग्रेस के राहुल बाबा आज भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। इसी कांग्रेस ने 1947 में सत्ता की चाह में भारत को तोड़ने का भी काम किया था। सीधे तौर पर वो कांग्रेस पर निशाना साधते हुए भी नजर आए अपने संबोधन के दौरान। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो।
आपका स्वागत करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान का राज्यपाल बनवारी लाल और साथ ही 2 दिन पहले राज्यपाल ने सत्र की इजाजत दी। ऑपरेशन लोटस फेल होता लग रहा और हुई तो ऊपर से फोन आया है कि इजाजत लहरों से डरकर